Today our topic is law, court of law, and court evidence. So, first of all we should know about what is law. जो को लॉ है ना, ये बेसिकली एक टर्म है, कोई डेफिनेशन नहीं है इस चीज़ की, एक बहुत बड़ी इस्लाह है। हर चीज़ के अपने कानून होते हैं, खेलों के अपने कानून होते हैं, साइंटिफिक लॉज अपने होते हैं। अब साइंटिफिक की बात करें तो मैथ्स के अपने लॉ होंगे, फिज़िक्स के अपने लॉ होंगे, हर चीज़ के अपने अपने होते हैं। असल में बेसिकली ये रूल ऑफ एक्शन है किसी भी चीज़ का, कि उसका यानी कि कोई भी अमल है उसका इंसान के ऊपर क्या अमल है या बेजान चीज़ों के ऊपर क्या अमल है। अगर मेरे को सिंपली यानी कि बताऊँ इसको, तो सिंपल सी बात ये है जो नसीबोमान में लिखा हुआ है, लॉ इज़ नथिंग बट रीज़न एंड दैट व्हाट इज़ नॉट रीज़न इज़ नॉट लॉ। यानी कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है और वो वजह क्या है, वही कानून है। जिसकी कोई वजह नहीं है वो कानून में भी नहीं है। सो नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ लॉ। बेसिकली तो इसकी 4 टाइप्स हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर इसकी 5 टाइप्स हैं। क्यों? पहली जो हमारे पास सबसे पहले आती है हमारे पास कॉमन लॉ, उसके बाद हमारे पास है स्टैच्यूट लॉ, फिर आ जाता है हमारे पास सिविल लॉ, और उसके बाद हमारे पास जो 5वीं है जो यानी कि पाकिस्तान के अंदर एप्लीकेबल है या इस्लामिक कंट्रीज़ में है, वो है शरीयत लॉ। कॉमन लॉ, जो कॉमन लॉ होता है ये एक अनरिटन फॉर्म में कानून है। बेसिकली जब इंसान पुराने ज़मानों से रहता आ रहा था तो वो जिस कम्युनिटी में रहता, जिन लोगों में रहता, उसके अपनी रवायात बन जाती थी और फिर वो उसी हिसाब से अपनी तर्ज़ ज़िंदगी गुजारते थे और उसी का एहतराम किया जाता था। फिर बाद में उसी को यानी कि अदालतों में लागू किया गया था। तो यानी कि अभी एक अनरिटन फॉर्म में है, मगर ये हर जगह एप्लीकेबल ज़रूर है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा कानून होता है वो आता है स्टैच्यूट लॉ। ये रिटन फॉर्म में होता है, जैसे कि हमारे पास 1971 का आइन है, कानून है। इसके मुताबिक यानी कि रिटन फॉर्म में होता है, किताबची की हालत में होता है। ये बनता कैसे है, हर मुल्क के अपने अपने यानी कि कानूनदान होते हैं, वो इसको बनाते हैं और इसके असरात देखते हैं कि इसकी इंसानी ज़िंदगी पे क्या असरात है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। फिर फ़ौज के ज़रिए या फिर हुक्मरान के ज़रिए इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। अगर इसके अंदर कोई तब्दीली करनी हो तो ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है। इसी के तहत हमारे इनकी शरीयत ऑर्डिनेंस भी आया था 1988 में। इसके बाद जो हमारे पास आता है सिविल लॉ। सिविल लॉ के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ये एक इनफरादी यानी कि कानून बनाया गया ताकि हर इंसान को उसके बराबर के हकूक़ मिल सकें। बेसिकली ये एक एग्रीमेंट बेस्ड लॉ है, यानी कि अगर इंसान के साथ कोई फ्रॉड होता है तो सिविल लॉ उसके अंदर डील किया जाएगा। मियाँ बीवी के झगड़े कौन से कानून में आएंगे? सिविल लॉ में आएंगे। किसी यानी कि नाम क्या होता है, पेशेंट का या डॉक्टर का कोई इशू है वो भी सिविल में आएगा, या किसी कॉन्ट्रैक्टर का डीलर के साथ है वो भी इसी में आएगा। लैंडलॉर्ड और यानी कि ठेकेदार वगैरह का सारा सिविल लॉ डील करेगी। इसके बाद जो हमारे पास आता है कानून वो आता है क्रिमिनल लॉ। इधर रह गया था। क्रिमिनल लॉ ये इसके अंदर यानी कि इंसान को सज़ाएं दी जाती हैं। यानी कि कोई इंसान चोरी करता है, ज़ना करता है या फिर कत्ल करता है तो सारे के सारे केसेस क्रिमिनल लॉ के अंदर डील किए जाते हैं। ये पूरा एक कानून बनाया गया है कि किस इंसान को किस तरह सज़ा दी जाएगी और किन चीज़ों की बिना पर दी जाएगी। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंसान कोई चोरी करता है तो उसको यानी कि इम्प्रिजनमेंट होती है, कत्ल करता है तो उसको सज़ाए मौत सुनाई जाती है। इसका बेसिकली जो मकसद होता है ये लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। इसके बाद यानी जो हमारे पास कानून है वो है हमारे पास शरीयत लॉ, एक ऑर्डिनेंस के तहत आया था 1988 में। इसको नाफिज़ किया गया था। इसके मुताबिक ये था कि तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की हैं और इंसान उसका पाबंद है, और उस इंसान जो अपनी ज़िंदगी गुजारे वो कानून सुन्नत के मुताबिक उस पर अमल करके गुजारे। जो हमारे पाकिस्तान 1940 के अंदर हमारी क़रारदाद मंजूर हुई थी, उसका बेसिकली मकसद भी यही था कि पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो इसी के ऊपर रखी गई थी। इसी तरह अगर कोई कानून ऐसा है या कोई मसाइल ऐसे आ जाते हैं जो कि यानी कि दूसरे कोर्ट्स में डील नहीं किए जाते, तो फिर शरीयत का मसला तो शरीयत के पास जाता है, जहाँ पे हमारे पास इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल से लोग मेंबर्स बैठे होते हैं, फेडरल जुडिशल एकेडमी के होते हैं, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कमीशन होते हैं। वो मिलकर यानी कि इसको फ़ैसला करते हैं, इसके मुताबिक देखा जाता है। और हमारे पास उलमाए कराम वगैरह होते हैं जो सारे मिलकर शरीयत लॉ को मेंटेन करते हैं, यानी कि इसके मुताबिक फ़ैसला देते हैं जो भी जजमेंट वगैरह आता है। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड थिंग है वो है कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ क्या है? ये वो जगह है जहाँ पे
जो लोग परेशान होते हैं उनके मसाइल सुने जाते हैं और उनके मुताबिक उनका फ़ैसला किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक रीडर होता है जो कि तमाम यानी कि हेयरिंग्स को मेंटेन करता है, टाइपिस्ट होता है जो तमाम एविडेंस को लेता है और फिर उसको यानी कि किताबचे की शक्ल देता है, उसको एक लिखता होता है। एक रिकॉर्ड कीपर होता है जो दोनों फ्रीक होते हैं, उनसे यानी उनका डाटा रखता है, उसको मेंटेन करके रखता है। फिर इसके बाद हमारे पास वकील होते हैं जो कि यानी कि अपनी जिरा करते हैं, और फिर एक जज होता है जो अपने जजमेंट देता है, अपना फैसला जो देगा उसे हम जजमेंट कहते होते हैं। इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ यानी कि कोर्ट आती है, तो हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ कोर्ट होती हैं। फर्स्ट इंटेंस, सेकंड इंटेंस और फिर आता है थर्ड इंटेंस। जो फर्स्ट इंटेंस है ये इलाका कोर्ट होती है। इसके पास यानी कि इतने इख्तियारात नहीं होते कि ये कोई बड़ा फ़ैसला कर सके, मगर यानी कि कॉमन सिविल यानी कि जो कानून होते हैं सिविल लॉ को ये इम्प्लीमेंट करवा सकते होते हैं। सिविल जजेस वगैरह इसको यानी कि उनकी मौजूदगी में इसके फैसले किए जाते हैं। मगर जो सेकंड इंटेंस है, जी जो सेकंड इंटेंस है, इसका जो दायरा इख्तियार होता है ये फर्स्ट इंटेंस से ज़्यादा होता है। यानी कि इसके अंदर जो संगीन किस्म के मसाइल आते हैं, क्रिमिनल केसेस आते हैं, वो सारे इसके अंदर डील किए जाते हैं। जो फर्स्ट इंटेंस है ये यानी कि एक इलाके को मद्देनज़र रखते हुए अदालतें बनाई जाती हैं ताकि लोगों को आसानी हो सके। इसके अलावा फिर हमारे पास जो इसकी जो पैरवी करता होता है यानी कि जो इसका फ़ैसला सुनाता है वो हमारे पास सिविल जज होता है, इसको हम सिविल जज कहते हैं। और जो हमारे पास सेकंड इंटेंस में आता है वो डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज होता है। मगर जो थर्ड इंटेंस है ये पूरे प्रोविंस में एक होते हैं, इसके पास हर तरह का इख्तियार हासिल होता है, चाहे वो केस क्रिमिनल हो या सिविल हो, ये हर टाइप का फ़ैसला कर सकती है और उसकी समाअत करवा सकती है हर तीनों इंटेंस में। यानी कि जो सेकंड इंटेंस है, अगर कोई केस आता है फर्स्ट इंटेंस के ख़िलाफ़ तो उसको सुन सकती है, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला भी दे सकती है। सेम इसी तरह अगर कोई केस यानी कि फ़ैसला सेकंड इंटेंस ने कर दी है, वो केस दोबारा उसके ख़िलाफ़ थर्ड इंटेंस में आया तो थर्ड इंटेंस का फ़ैसला कर सकती है, मगर यानी कि सेकंड इंटेंस थर्ड का फ़ैसला नहीं कर सकती। इसके बाद हर तरह के यानी कि इख्तियार हासिल होते हैं, किस टाइप का मर्ज़ी केस हो। अदालत के अंदर रजिस्टर्ड मेडिकल पिटिशनर की क्या वैल्यू है या उसको क्या उसकी ज़रूरत पेश आ सकती है। सबसे पहले ज़्यादातर जो इसको बुलाते हैं वो सेशन जज, मजिस्ट्रेट्स वगैरह बुलाते हैं इसको रजिस्टर्ड मेडिकल पिटिशनर। हाई कोर्ट में बहुत ही कम केसेस आते होते हैं। तो सबसे पहले जब कोई भी मेडिकल पिटिशनर जाए तो उसको कोर्ट का एहतराम करना चाहिए, उसको कोर्ट के यानी कि तमाम इन्वायरमेंट को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जब तक उसको बुलाया ना जाए उसे खामोशी से बैठना चाहिए, वो विटनेस बॉक्स में जाए और जिस सवाल को उससे पूछा जाए उसी का जवाब दे, और जो उसे सवाल नहीं आता तो उसका सीधा सा जवाब सॉरी कह के ख़त्म करे। अपनी तरफ से यानी कि गलत जवाब या मन घड़त बातें ना बताए, जो उसे ओपिनियन ली जाए उसके बारे में वो एक्सप्लेन करे।